क्या आपको लगता है जो आपका इतिहास आपने बताया उसके अनुरूप आपको सम्मान मिला? बहुसंख्यक आबादी से आप बार बार चुनकर आते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? आप चलिए, उस सरजमीन पर चलिए, उस पूर्वांचल में चलिए। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म हावी हो गया है? अपराधियों की मदद ले रहे हैं। बाहुबलियों का नाम आता है तो वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। आप ये कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से हत्या करी गई। जिलाधिकारी के साथ आपकी बहस हो रही थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। हुआ क्या था असल में? मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। तो उनके सोशल इंजीनियरिंग है ना, ये सोशल इंजीनियरिंग है। विपक्ष क्यों नहीं कर पाता? ये सोशल इंजीनियरिंग है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ईवीएम मशीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो आपके गाजीपुर में आकर ठीक हो जाती। आप अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या करते, किस फील्ड में होते? आप सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। आप कभी बुढ़िया माता जी के मंदिर में नजर आते हैं, कभी मंदिर के बाहर में चुनरी ओढ़कर नजर आते हैं। दाऊद इब्राहिम के बहनोई का जो कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, उसका बदला लेने के लिए ये तीनों गए थे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और ये तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में शुमार, समाजवादी पार्टी के सांसद, गाजीपुर से ये आते हैं, अफजाल अंसारी साहब। अफजाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे तमाम बातें हम करेंगे क्योंकि आपका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है और आप चर्चित भी रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, अलग अलग कारणों की वजह से। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके परिवार के इतिहास से। आपका एक इतिहास रहा है, बहुत शानदार इतिहास रहा है, जिसके बारे में कम लोग जानते होंगे। अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा बता सकें कि आप किस परिवार से आते हैं। देखिए, जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस दौर में हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भरपूर हिस्सा लिया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे परिवार में 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी भूमिका निभाई, जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए, सज़ा मिली। उनमें से एक बड़ा नाम डॉक्टर एम ए अंसारी साहब का है, और वो जब देश गुलाम था तब 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इस तरह से तमाम हमारे पूर्वजों में लोग हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में, या देश के निर्माण में, या देश को स्वतंत्र कराने के संघर्ष में अपना योगदान दिया है। उस कड़ी की, मौजूदा कड़ी में इस समय हम जो हैं गाज़ीपुर से जन विश्वास प्राप्त करके 5 बार विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए, और तीसरी बार गाज़ीपुर लोकसभा से संसद के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। मेरे बड़े भाई भी सिबकतुल्लाह अंसारी साहब 2 बार विधायक रहे हैं। उनके सुपुत्र सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी इस वक्त भी विधायक हैं। हमारे छोटे अनुज मुख्तार अंसारी, जो अब नहीं रहे, वो भी 5 बार विधायक रहे हैं, और उनके सुपुत्र अब्बास अंसारी साहब इस समय भी विधायक हैं। हमारा पूरा परिवार शुरू से और आज तक के इतिहास में देश की मुख्य धारा से जुड़ करके और अपने सेवाओं से राष्ट्र की उन्नति, तरक्की और समाज के भाईचारे और जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहा है। आपने अपने परिवार के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया,
पूरे इतिहास को बताया, प्रेजेंट को बताया, और आप बता रहे हैं कि आपका पूरा परिवार गंगा जमनी तहजीब जो है उसे फॉलो करते हुए भाईचारे का पैगाम देता है और समाज के बीच में रहता है, और इसीलिए आप समाज से चुनकर बार बार आते हैं। तो क्या आपको लगता है जो आपका इतिहास आपने बताया उसके अनुरूप आपको सम्मान मिला? हाँ, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमें सम्मान नहीं मिला। कहाँ से, किसकी ओर से सम्मान देने की बात प्रश्न में आपके ये छुपा होगा, लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, हम आपके साथ ये कह सकते हैं, यहाँ बैठ के आप गूगल पे देख लीजिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं 5 बार विधायक निर्वाचित हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 9% माइनॉरिटी की आबादी है। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लोकसभा का 3री बार सदस्य निर्वाचित हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 10% माइनॉरिटी की आबादी है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? मेरा सवाल यही था। ये कैसे कहा अगला जा सकता है कि हमें बहुसंख्यक आबादी से आप बार बार चुनकर आते हैं? जी, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज, और खासतौर से आज के माहौल में जब धर्म राजनीति पर हावी है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। आप चलिए उस सरजमीन पर चलिए, उस पूर्वांचल में चलिए और देखिए, मिलिए लोगों से जो समाज का मेहनत कश तबका है, जो कमाने और खाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ उनकी कमाई को लूटने वाले लोग हैं। कमेरा एक तरफ, लुटेरा एक तरफ। और ये संघर्ष देश आज़ाद होने के बाद से, आज़ादी के आज 75 साल बाद भी लगातार जो लोग समाज में अपने बाहुबल और धन बल के आधार पर, कभी आजकल जैसे सत्ता के बल के आधार पर समाज के गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को सताते हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे क्षेत्र के तमाम न्यायप्रिय लोग जो गरीबों की कतार में खड़े होकर के, उन शोषितों की कतार में खड़े होकर के, उन सताए गए लोगों की कतार में खड़े होकर के उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक हिस्से के लिए उनका साथ देते हैं संघर्षों में। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नेकनामी, वहीं दूसरी तरफ बदनामी, और आज जब सत्ता में बैठे हुए लोग पूरी तरह से संरक्षण देते हैं ऐसे तत्वों का जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने अनेकों बार कानून व्यवस्था को चुनौती दी, न्यायपालिका को चुनौती दी, ऐसे लोग सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। किनके बारे में आप बात कर रहे हैं? अब नाम भी अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल बताना चाहिए, अगर आप बोल रहे हैं तो जनता को नाम भी पता होना चाहिए। देखिए, सुभाष ठाकुर एक नाम है। कौन है? अब आप जरूर पूछेंगे कौन है, इसलिए कि आपके हमारे मीडिया के साथियों ने इस नाम को छुपा रखा है। अच्छा। ये एक ऐसा दुर्दांत अपराधी है जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है, और जिसे, ये गाजीपुर से आते हैं, सुनिए, जिसे बनारस से, और जिसे भारत की स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसके कुकर्मों के लिए, और अपील से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजा को फांसी से बदल के आजीवन किया, लेकिन टिल डेथ, मर जाने तक जेल में रखा जाए। अब आपसे मैं कहूँगा, आपको तज्जुब होगा, मेरी बात हो सकता है आप स्वीकार न करें, विश्वास न करें, लेकिन चुनौती दूंगा कि इसकी जांच करा लीजिए। 5 साल से भी अधिक अवधि तक लगातार यह व्यक्ति 2019 से 2025 के बीच जेल में न रह करके हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से
उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में बीएचयू में हॉस्पिटल में, जिसे एक डाक बंगले का रूप दे दिया गया है, 5 साल से इलाज कराने के बहाने से डेरा गिरा के बैठा, कुंडली मार के बैठा, तमाम अपराध कराता रहा और सत्ता से जुड़े हुए लोगों की मदद करके उनको चुनाव में लाभ पहुंचाता रहा। अब की जब संकट में आ गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इनको चुनाव जिताने के लिए उनके सह अभियुक्त ब्रजेश सिंह ने और सुभाष ठाकुर ने एड़ी चोटी लगा दी। योगी आदित्यनाथ जी के अनुरोध को स्वीकार करके और उनकी कृपाओं से प्रभावित होकर के तमाम यही टीम किसी तरह से हारते हारते बच गए, लेकिन खबर छुपा दी जाती है। अब आपने कैसे पूछा कौन है सुभाष ठाकुर? आप मुख्तार अंसारी का नाम जानते हैं, लेकिन सुभाष ठाकुर का नाम नहीं जानेंगे, ब्रजेश सिंह का नाम नहीं जानेंगे, दाऊद इब्राहिम का नाम जानते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या हुई बॉम्बे में और उसका बदला लेने के लिए यही टीम सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, ये लोग बॉम्बे के जे हॉस्पिटल में घुस करके AK-47 से और जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, हॉस्पिटल में राकेश हल्दारकर को गोली से छलनी कर दिए, पुलिस वालों को भी मार दिया। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ। दाऊद इब्राहिम के बहनोई का जो कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, हाँ। उसका बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम की तरफ से हाँ। ब्रजेश सिंह और उस मुकदमे सुभाष में ठाकुर और त्रिभुवन सिंह, और ये तीनों गए थे। पूरी टीम, पूरी गैंग इन्होंने जाके मारा और FIR में को अक्यूज हैं दाऊद इब्राहिम के साथ ये तीनों और नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कृपा पाए हुए। ब्रजेश सिंह तो बाहर घूम रहा, वाई कैटेगरी की सुरक्षा 20-20, 50-50 लोग, पूरी सरकार की मशीनरी सैल्यूट करती है। अभी 1 सप्ताह पहले तमाम हाव हल्ला होने के बाद एक ऑफिसर वहां पहुंच गया जिसने कानून का सम्मान किया और उसने डॉक्टरों का एक पैनल बना दिया। कहा कि ऐसा तो हिंदुस्तान में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगा, चेक किया जाए क्या बीमारी है। तो जब चेक किया गया तो पता चला गया कोई बीमारी ही नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ है। सुभाष ठाकुर या ब्रजेश सिंह? सुभाष ठाकुर। ओके। और उसको 1 सप्ताह पहले वापस जेल में भेजा गया, सरकारी मेहमान बन के। आज वो जेल में है, कल तो BHU में था। 5 साल तक एक दूसरा केस ऐसा बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। ब्रजेश सिंह को तो छोड़ दिया गया, बाहर घूम रहा। जो ब्रजेश सिंह 1986 में सिकरौरा हत्याकांड में, जिसमें 6 महीने के बच्चे तक की हत्या हुई थी, 8 लोग मारे गए थे, और उस घटना को करने के बाद जब वो पकड़ा गया और कस्टडी में था, तब उसे इलाज कराने की जो पेरोल मिली, उसने न्यायपालिका को धोखा दे करके और पेरोल से भाग लिया। अब भागा रहा तो 24 साल भागा रहा। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि और लगातार अपराध कराता रहा। 100 मुकदमे की लिस्ट है और वाई कैटेगरी की सुरक्षा में बड़े बड़े वर्दी वाले सैल्यूट मारते हैं। न्यायपालिका भी राजनीति से प्रभावित है? ये आप करने की कोशिश पहली बार इस देश में हो रही है। गला घोंटने की कोशिश न्यायपालिका की भी पहली बार इस देश में की जा रही है। और जनपद स्तर से लेके, मजिस्ट्रेट से लेकर के, और जनपद के जुडिशली में बैठे हुए ऑफिसरों से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म हावी हो गया है? धर्म नहीं, धर्म की राजनीति हावी है। धर्म की आड़ लेकर के जो लोग सत्ता तक पहुंच गए, आज वो सत्ता में बने रहने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं, उनमें अपराधियों की मदद ले रहे हैं और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वो
धार्मिक भेद पैदा करके समाज में नफरत का माहौल बना रहे हैं। एक मिसाल कायम हो गई, दुनिया थूक रही है उस व्यवस्था पर। धर्मगुरुओं ने इस्तीफा मांगा है और कड़ाई से बयान दिए हैं। तमाम संतों ने, धर्मगुरुओं ने। उसके बावजूद जो घटना घटी है उसमें व्यवस्था करने वालों की जितनी निंदा की जाए कम है। आप कुंभ की बात कर रहे हैं? हाँ, कितना बड़ा पर्व, आस्था का पर्व, और जो श्रद्धालु स्नान करने गया था कि हम पुण्य कमाएंगे, और किस तरह से दुर्व्यवस्था के चलते कुचले गए लोग। प्रोपेगेंडा किया जाता है और पहले ही ऐलान कर दिया जाता है कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा आएंगे स्नान करने। तो व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, 40 करोड़ लोग आए तो उनके स्नान कराने की। अब अपनी कमियों पे पर्दा डालने के लिए कुछ देर तक तो बताया ही नहीं गया, संतों, महात्माओं और धर्म गुरुओं को भी नहीं बताया गया कि कैजुअलिटी भी हुई है। और अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है, हर तरफ मैं चर्चा सुन रहा हूं कि जितनी कैजुअलिटी हुई है सरकार उसको छुपा रही है। कैजुअलिटी के जो असली नंबर से वो छुपाए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल छुपाए जा रहे हैं। आपके हिसाब से कितने हैं? हम क्यों बताएं? लेकिन उतने नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। हाँ, ये सभी हम जन चर्चा को बात कर रहे हैं कि जन चर्चा है कि जितनी कैजुअलिटी हुई है सरकार उस पर पर्दा डाल रही है, बताने को तैयार नहीं है। लेकिन छुप थोड़ी रहा, धीरे धीरे बहुत सी चीजें उभर रही हैं। चलिए कुंभ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बात करी गैंग वॉर की, आपने नाम भी लिए कि भाई सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, ये जो टीम है वो संरक्षण में काम कर रही है, कहीं ना कहीं इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये आपका आरोप है? हाँ, पूरी तरह से सरकार इन्हें संरक्षण दे करके, इनके पावर का इस्तेमाल करके, सत्ता में बैठी हुई सरकार में ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो सत्ता की मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और इन बाहुबलियों को भी अपने मकसद में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहुबलियों का नाम आता है तो वो आपके ऊपर बिल्कुल सेम आरोप लगाते हैं। आए बात करो, आरोप लगाते हैं। आए और बात करे, कोई भी मेरे विरुद्ध बताए, हिंदुस्तान के किस न्यायालय में कौन सा मुकदमा मेरे विरुद्ध ट्रायल है, बताओ। ट्रायल तो नहीं, लेकिन एक बड़ी जो खबर है और उसके बारे में मैं आपसे सवाल दूसरी तरह से करना चाह रहा था बाद में जाकर, लेकिन अभी बात हो रही है तो अभी कर लेते हैं। 1 मई 2023 को आप सांसद थे उस वक्त, और आपकी संसद जो बने थे वो रद्द करी गई थी। उस समय अयोग्य करार आपको दे दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन जिस वक्त आपको अयोग्य करार दिया गया, 1 मई 2023 की बात है वो, उस वक्त आपको कैसा लगा? आपको लगा था कि दोबारा से आप योग्य करार रहेंगे? आप 1 मई की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं 29 अप्रैल को गाजीपुर में स्पेशल कोर्ट MP MLA, जहां से गैंगस्टर के मामले में मुझे दोषी करार देकर 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मैंने इस सज़ा के खिलाफ अपनी अपील हाई कोर्ट में दाखिल की। मेरी अपील सुनवाई के लिए मंजूर की गई और मुझे ज़मानत दे दिया गया, लेकिन मेरी सज़ा के उस आदेश को सस्पेंड नहीं किया गया अपील की सुनवाई तक के लिए। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने सज़ा के उस आदेश को भी सस्पेंड कर दिया हमारी अपील के निस्तारण तक, और माननीय उच्च न्यायालय के लिए डायरेक्शन दे दिया कि 30 जून तक इस अपील का निस्तारण कर दीजिए। तब उस आदेश के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मेरी अपील की फाइनल सुनवाई हुई और फाइनल सुनवाई के बाद फाइनल आदेश आ गया और मैं सारे आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया। अब कोई ऐसा मामला
अफजाल अंसारी के विरुद्ध नहीं है। न्यायपालिका में भरोसा आपका अब भी? लीजिए, ये हमेशा से था और हमेशा से है और रहेगा। लेकिन आप मैंने कह रहे ये थे ना कहा कि कि कोशिश आज करी की जा रही ये है। व्यवस्था है, ये गला घोटने की कोशिश की जा रही है, उनकी भी सुरागरसी की जा रही, उनकी भी जासूसी की जा रही, उनके खून सुने जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आपको अयोग्य करार दिया गया, आपके मन में आया कि तब भी हमने कहा था आपको कि यकीन हमें था कि पूरी आपको दोबारा उम्मीद से? है कि हमें न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम माननीय उच्च न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, और हमारी उम्मीद परवान चढ़ी, सच्चाई सामने आ गई। लेकिन आप, एक बार मैं फिर सवाल गाजीपुर से जुड़ा हुआ आपसे पूछ लेता हूं कि आपके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं। तमाम नहीं है। नहीं, मैं एक तो आरोप बताइए, नहीं, एक आरोप बताइए, इसके बाद नहीं, और ये बता दीजिए कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने किसी को सारे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, उसके बाद भी आप नहीं, मैं सवाल तो सुन लीजिए। पूछिए, सवाल सुन लीजिए। पूछिए। मेरा सवाल ये था कि आप एक बाहुबल जिस तरह की बात करी, उस तरीके के आरोप आपके परिवार के ऊपर भी लगे। सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद धर्म की राजनीति भी कही जा रही है, इस वक्त धर्म की राजनीति हावी है। उसके बावजूद आप बहुसंख्यक इलाके से बार बार जीत के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को भी आप हरा देते हैं। इसका कारण क्या है? वहां पर ये धर्म की राजनीति हावी नहीं है, लोग नहीं मानते? खूब पैसा बांटा जाता है। लेकिन अफजाल अंसारी नहीं हारते। तमाम गणितज्ञ ये अनुमान लगा के बताए, जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के बाल कहे जाते थे श्री मनोज सिन्हा, जो वर्तमान में एलजी जम्मू एंड कश्मीर हैं, तो वो जब चुनाव लड़े थे तो ये आम चर्चा है कि 200 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के हर कारपोरेट घराने का मैनेजर सूटकेस भर के नोट लेके वहाँ गया था। बिछा दिया इन्होंने नोट की गड्डियाँ, लेकिन जनता ने लाखों के अंतर से इनको हराया, क्योंकि एक तरफ सिर्फ पैसा और सत्ता की ताकत, और दूसरी तरफ हमारी सच्चाई और हमारे पूर्वजों की कुर्बानियाँ। उस क्षेत्र की जनता जानती है कि ये लोग जिसको अपने रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर समझते हैं, वो ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। आप बताओ, 10% की आबादी में हिंदुस्तान में किसी को बता दो, उसके बावजूद कि इधर ये बनारस है और ये गाजीपुर है, इधर गोरखपुर है, दोनों शहंशाहों के बीच में गाजीपुर है, उसके बावजूद पूर्वांचल का रिजल्ट देखिए ना। इन्होंने मुख्तार अंसारी के चरित्र हत्या करने के लिए अपनी गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके और अपने सधे और साधे हुए अधिकारियों की मिलीभगत से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जेल में लंबी अवधि के बंद रहने के दौरान बुरी तरह उन्हें टॉर्चर किया गया, और यहाँ तक कि पिछले साल 19 मार्च को जेल में उनको जहर दे दिया गया। रमज़ान का महीना था, वो रोज़ा रख रहे थे, उस दौरान उनको खाने में जहर दिया गया। उनकी हालत जब बहुत बिगड़ गई तो वो मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए, और परिजनों को टेलीग्राम भेज के सूचित किया गया, रेडियोग्राम से सूचित किया गया 3 बजे रात में कि उनकी हालत चिंताजनक है, आप जाइए। मैं 26 तारीख को पहुंच भी गया और उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि मुझे जहर दे दिया है इन लोगों ने, और उन्होंने खुद बताया और कहा कि मेरा कैसे पता इलाज चला? करने के बहाने सिर्फ मुझे पेन किलर दे रहे हैं, और मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराइए। ये लोग समय पास कर रहे हैं और मेरे शरीर की ताकत ख़त्म हो रही है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे धोखा दिया गया। मुझसे कहा गया कि ये 2 दिन में हम लोग इनको बेड से खड़ा कर देंगे। इनका ऑक्सीजन लेवल पहले से बेहतर हुआ है, इनकी हार्ट बीट पहले से बेहतर हुई है, और इनका ब्लड प्रेशर भी पहले से बेहतर हुआ है। हम लोग सुई दवा कर रहे हैं,
और हम उम्मीद करते हैं 2 दिन बाद आ जाइए। अगर ये हम ये इनको डॉक्टर्स ने आपको बोला? हाँ, जो टीम लगाया था इन्होंने। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा आप हो क्या, सर्जन हो या स्पेशलिस्ट हो किसी मेडिसिन के या किसी? कहने हम सर्जन हैं सर। तो सर्जरी का कोई केस है इनके अंदर? नहीं सर, सर्जरी केस नहीं है, लेकिन दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है, मैं ही लगाया गया हूँ और 2 फार्मासिस्ट लगाए गए। तो वो पूरी एक कोशिश थी कि ये कहीं अगर अस्पताल चले गए तो हो सकता है वक्त से दवा इलाज हो जाए। इधर सुप्रीम कोर्ट में उनके बेटे ने पहले से ही आशंका थी कि चुनाव के आइन पहले ये लोग मुख्तार अंसारी के जीवन के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। याचिका पेंडिंग थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के उनको नोटिस कर दिया था, उनसे हलफनामा मांग लिया था, लेकिन सीना जोरी की इम्तहा है। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर जो बिल्कुल पेशेवर हत्यारों की तरह से एक्टिविटी करके अंतोगतवा वो नहीं रहे। 29 तारीख को 28 तारीख को खबर आई कि वो अब नहीं रहे। हड़बड़ी थी, गुनाह किया गया था, इसलिए पोस्टमार्टम करके पहले डिक्लेयर कर दिया गया कि साहब इनको तो हार्ट अटैक हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हार्ट अटैक डिक्लेयर ही नहीं किया जा सकता। फौरन बिसरा भेज करके और बिसरे की भी जांच करा के रिपोर्ट मंगा ली गई कि बिसरे में कोई पॉइजन भी नहीं मिला। हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई है, परिजनों की ओर से। उनके बेटे ने भी यहाँ याचिका जो दाखिल की है उसमें भी अभी चल रही है उसकी सुनवाई, कि उसमें अपनी देखरेख में सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की सबकी मिली भगत से और ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जिनके खिलाफ मुख्तार गवाही देने वाले हैं कोर्ट से सम्मन जा रहा है, तो इनका भविष्य खत्म हो जाएगा। जो हमारे गोद में पल रहे हैं ये षड्यंत्र करके उनका, यानी आप ये कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से हत्या करी गई है। उसका परिणाम शायद इन लोगों को ये नहीं आभास था। इन लोगों ने सोचा था कि बड़ा मतलब पब्लिक में हम लोगों को उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन पब्लिक ने इनके इस कुकर्म को ऐसे रिएक्ट किया कि आप गौर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में अंत के 6वें और 7वें राउंड की जो गणना हुई है, जब जो वोटिंग हुई, ये पूर्वांचल की ही बेल्ट थी। 27 सीटों की गणना में मात्र 7 सीटें बीजेपी के खाते में और 20 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। सफाया हो गया उनका। जो जीते सीटें उनमें तमाम वो भी सीटें हैं जो बेईमानी से जीती गई, जैसे बांसगांव की सीट है, फूलपुर की सीट है। सब देख रहा है कि ये भी सीट भाजपा हारी हुई थी और उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल जी भी हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और महाराजगंज और बांसगांव, ये सब सीटें हैं। बाकी सारी की सारी हार गए। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिस समय मिट्टी दी जा रही थी वहाँ पर उन्हें, जिलाधिकारी के साथ आपकी बहस हो रही थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। नहीं, हुआ क्या था असल में? नहीं, वो मुझे लगता है कि उनके ऊपर दबाव था सरकार का और उस दबाव में उन्होंने इतने जिम्मेदार पद पे रहते हुए और इस तरह की ज़बरदस्ती वाली बात कहने की कोशिश की। क्या कह रही थी वो? नहीं, आज तक वीडियो में कुछ सुनने में आ नहीं रहा, साफ नहीं था। आज तक हमारे देश में ऐसा कोई नियम कानून और नीति नहीं बनी है कि किसी शौर्य यात्रा में कई लोग जाएंगे और कई लोग नहीं जाएंगे। किसी की चिता पर कई लोग लकड़ी रखेंगे और कई लोग नकली नहीं रखेंगे।
समस्या यही थी। वो कहती थी कि ये मुख्तार अंसारी, इनकी जो नमाज जनाजा है या इनकी शव यात्रा है, ये इतना बड़ा हुजूम कैसे आ रहा? हम तो पूरा पूर्वांचल सील कर चुके हैं। आजमगढ़, बलिया, मऊ, बक्सर, चंदौली, बनारस, भदोही, जौनपुर, सारे बॉर्डर सील थे, फिर भी लोग आए। और अगर देखा होगा कैमरे पे तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें मुसलमान ही नहीं आए। वो अपनी आबादी के हिसाब से अगर 10% आए तो 90% ऐसे लोग आए जिनको देख करके सरकार में बैठे हुए लोगों की आंखें फटी रह गईं। और कैमरे पे जो रिएक्शन भी आया उसमें अधिकांश हमारे हिंदू भाइयों ने ही रिएक्शन दिया, साधु संतों ने रिएक्शन दिया, धर्म गुरुओं ने रिएक्शन दिया। जितना चिल्लाया गया मुख्तार माफिया है, उतने ज़्यादा जोर से आम लोगों ने कहा कि वो मसीहा था। और देखिए, हमारी मान्यता है और हमारे देश में हमारे समाज की ये मान्यता है कि किसी को कितना भी चिकना कर दिया जाए, सजा दिया जाए, लेकिन असलियत उस दिन खुल जाती है जिस दिन अपनी अंतिम यात्रा पे वो निकलता है। उसके पीछे का वो हुजूम ही साबित करता है कि इस व्यक्ति की इस संसार में क्या औकात थी। तो मुख्तार अंसारी की शव यात्रा या उनकी कब्र पर मिट्टी डालने वालों लोगों की जो हुजूम था, जो महीनों तक चला, उसको देख करके सरकार और उनकी मशीनरी के लोगों की आंखें फटी रह गई। तो जिलाधिकारी वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कह रहे थे आपसे। अब वो भीड़ कंट्रोल करना तो उनका काम था, उन्होंने कर ही आपसे रखा क्या था। कह रहे थे वो? बहस किस बात हमसे की वो हो कह रही रहे थे कि बस अब सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी देंगे और बाकी हटिए लोग। हमने कहा ये आप थोड़ी तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ। विवेक खो देता है आदमी तो यही होता है। जिस जिले में वो डीएम है और जिस जिले का मैं सांसद हूँ, तो हम बताएं उनसे कि मैं सांसद हूँ, तो हम विवेक खो चुके हैं। तो वही था, पहले उन्होंने कहा मैं डीएम हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ, फिर कहा कि 144 लगा है। लेकिन कानून में तो कहीं ऐसी, कोरोना काल में जब मानवता सिसक रही थी, तब जरूर इस तरह के एहतियात के लिए कि भाई कम ही लोग शव यात्रा में जाएं और इस तरह से एहतियात करके शवों को जलाया न जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन आज तक तो हमने नहीं सुना है किसी की शव यात्रा में किसी पे प्रतिबंध लगाया जाए, मिट्टी देने वालों को रोका जाए। वो एक उनकी दबाव में, सरकार और शासन के दबाव में एक उनका गलत फैसला था और जिसको उन्होंने भी महसूस किया होगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छा यूपी से आते हैं और राजनीति लंबे समय से वहाँ कर ही रहे हैं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं। आज के माहौल में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यूपी की राजनीति में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इस वक्त क्या है? सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यूपी की राजनीति में सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं था। आपने दशक की बात की, हम दशक से नहीं, 50 साल हो गया राजनीति में, पूरा 50 साल। 1975 में राजनीति में सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगा था अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद। और ऐसा दौर कभी नहीं देखा था। जितनी लूट इस वक्त है, जितनी बेईमानी इस वक्त है और जितनी सीनाजोरी के साथ घूसखोरी इस वक्त हो रही है, कोई माने या न माने, कोई कहे या न कहे, आम जनता ये बात जान रही है। और गरीबों को जितना इस समय सताया जा रहा, उनके ऊपर जितना इस समय जुल्म ढाया जा रहा, इतना किसी की सरकार में आज तक नहीं हुआ। और ये सरकार अपने नशे में है, इसका नशा उतर जाएगा। लोकसभा के चुनाव में भी नशा उतरा है।
जो 400 से आगे बढ़ने की बात कर रहे थे वो 240 पे सिमट गए। उत्तर प्रदेश जहां 80 में 80 की बात होती थी, वो 80 में 33 सीट भी, जिसमें 5 सीटें से ज्यादा बेईमानी से जीती गई सीटें हैं। कहां हैं आप? आने दीजिए 2027 विधानसभा का चुनाव, कहीं नहीं दिखाई देंगे। 2027 में किसकी सरकार बनेगी फिर? हम ज्योतिष शास्त्र नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की यह जो आइडियोलॉजी है कि कमज़ोर को दबाइए और उनका घर गिराइए, उनको लूटिए, अपमानित कीजिए, उनकी इज्जत आबरू पर डाका डालिए और माफियाओं को संरक्षण दे करके उनको जेलों से निकाल के ला करके अस्पतालों में, डाक बंगले में एसी लगा करके सुलाइए। जनता को सब कुछ पता है, इसकी भरपूर सजा देगी। अगर बड़े चालाक ही ये लोग हैं, अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 50 सीट नहीं जीत सकती। मैं दावे से कह रहा हूं, नहीं राजनीति छोड़ दूंगा। 50 सीट नहीं जीतेगी, अपने दम पे लड़ ले। ये बड़े चालाक लोग हैं, ये दूसरों पर कीचड़ फेंकते हैं। ये जातवादी है, ये जातवादी पार्टी है, ये जातवाद की राजनीति पर आधारित है। और वही जातवादी पार्टियों को, वही जातवादी नेताओं को जब अवसर साधना होता है तो आप कहते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं इनको अपने साथ में। ओम प्रकाश राजभर, किसी एक की बात नहीं, बात कर रहे हैं। किसी एक की बात नहीं। संजय निषाद ने क्या कहा? वो भगवान राम के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणी कर गए, उनके पिता के को लेकर के, असहनीय है, किंतु मौका साधना है। इसलिए संजय निषाद, आओ मंत्री बनो, तुम्हारे बेटे को भी टिकट है, अपने समाज का, अपनी कौम का, अपनी जात का वोट दिलाओ। ओम प्रकाश राजभर ने कटोरा लेकर के भीख मंगवाने की सौगंध खाई थी। ओम प्रकाश राजभर, आओ बेटे को टिकट ले लो, खुद तू कैबिनेट मंत्री बन जाओ। तो विपक्ष अपनी जाति, सुनिए, अपनी जाति और अपने समाज का वोट दिलाओ। दारा सिंह चौहान, आओ, भले तुमको जनता ने अपनी अदालत में खारिज कर दिया, तुम विधानसभा चुनाव हार गए, हम तुमको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, आओ अपने समाज और जाति का वोट दिलाओ। केशव मौर्य, भले जनता ने खारिज कर दिया, विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन आओ डिप्टी सीएम बन जाओ, अपनी जाति और समाज का वोट दिला दो। इन मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, पटेल समाज को क्या है बताइए? अभी जो आशीष पटेल ने और अनुप्रिया पटेल जी ने जो मुद्दा उठाया है, कैसा सांप सूंघ गया है सबको, कैसी हालत खराब है सब लोगों की। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, चुनौती, कि आप इनको जिनको तुच्छ समझते थे, इनसे हटकर चुनाव लड़ लो, 50 सीट जीत के दिखा दो। तो उनके सोशल इंजीनियरिंग है ना, ये सोशल इंजीनियरिंग है। विपक्ष क्यों नहीं कर पाता? ये सोशल इंजीनियरिंग है, क्यों नहीं कर पा रहा है? विपक्ष के पास यह जो लूट का धन नहीं है, जिस धन के बल पर विपक्ष के एमएलए और एमपी खरीदे जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं, लूट का धन नहीं है विपक्ष के पास। सोशल इंजीनियरिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास वो सरकार नहीं है कि आओ मंत्री बन जाओ। नहीं, 2027 में भी तो फिर वो अलायंस के साथ आएंगे। कौन आएंगे? बीजेपी 2027 आप बताइए, 2024 में नहीं थे अलायंस के साथ ही लोग? यही तो मेरा सवाल है। 2024 में अलायंस के साथ थे, और आप अगर न गिने हो तो आज जाके गिन लीजिएगा। 150 सीट भी नहीं जीती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर ही तो चुनाव हुआ है, ये लोकसभा की 80 सीटों का, उसमें 150 सीट भी भाजपा नहीं जीत पाई है। ये सब साथ थे। तो मेरा सवाल यही तो था कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है 2027 में? नहीं, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है। आम जनता जो उसके साथ अत्याचार हो रहा, जो उसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा, जो गरीबों की इज्जत आबरू लूटी जा रही, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा, शिक्षा का कोई प्रबंध है? कोई प्रबंध है? फीस इतनी महंगी कर दी गई कि गरीब तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकेगा, अपनी हैसियत बेच देगा तो नहीं पढ़ा सकेगा।
रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। आपने अभी बिल्डिंग तो इलाज नहीं कर देगी, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, इलाज नहीं है। ट्रेनों के किराए इतने महंगे कर दिए गए। सपना दिखाया गया कि गरीब जो हवाई चप्पल पहन के चलता है उसको हवाई जहाज में उड़ाएंगे, अभी भी आप लेकिन सवाल का जहाजों का किराया 3 गुना हो गया। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दे दिया। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो कौन सी पार्टी को जनता वोट देगी आपके हिसाब से? आप अभी नहीं गिन पाए, इसीलिए हमने कहा कि पहले गिन आइए। 266 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी लीड करी है। ये कहिए ना, आप ये कहिए समाजवादी पार्टी जीतेगी आपके साथ। अकेले गाजीपुर जनपद की 7 सीटें हैं, 7 की 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। कहना क्या है? आपने नाम नहीं लिया ना अभी ना, तक। हम नाम नहीं, आपको हमने कहा कि आप जो लोकसभा का रिजल्ट है उसको देखिए। नहीं, आपने समाजवादी पार्टी का 150 नाम आप से नहीं ले नीचे रहे। वो हैं, 266 हमारा है। उन्होंने कहा है कि हम अपना लक्ष्य कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 200 कर देंगे। हमारे नेता ने भी लक्ष्य तय किया, हम 300 से ऊपर तो चले। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार आ रही बनाएगी है। ये कह रहे हैं अब आप। आएगी। ये आप अभी तक आपने कहा नहीं ना। आएगी। ये जनता का मूड है, भाजपा के खिलाफ एक माहौल है और समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। और वही एक पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जिन्होंने तानाशाही से शासन करने के लिए तमाम सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी किया है, समाज के हर कमजोर वर्ग के ऊपर अन्याय किया है, पिछड़ों का हक हिस्सा लूटा है, दलितों के ऊपर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ गए हैं। ऐसे लोगों को जनता सजा देने जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार जब बनाने सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा से जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर ये सब नजर आ सकते हैं? देखिए, ये निर्भर करता है हमारे नेतृत्व और जिन लोगों का आपने नाम लिया उन लोगों के विचार पे ऊपर। समझ के कुछ देर पहले तक तो यही होता है कि हम जिधर होंगे वहीं सब कुछ होगा। ये झटका तो भाजपा को भी लगा है कि भाई जयंत चौधरी भी मेरे साथ, हमने उनके गुलदस्ते से एक फूल निकाल लिया। ओम प्रकाश राजभर भी उनके गुलदस्ते से एक फूल निकाल लिया। संजय निषाद, अनपुरिया पटेल, दारा सिंह चौहान, ये सारे लोग हैं, केशव मौर्य। तो बचता क्या है? सब कुछ हो गया। हमने सोशल इंजीनियरिंग फिट करने के लिए मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया मध्य प्रदेश में। तो हम सब साध लिए हैं। अब बाकी जो काम है वो अंडर हैंड हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको धूल चटा दिया। अखिलेश यादव का पीडीए सब पर भारी पड़ रहा है। नींद हराम कर दिया है। एक ऐसा फार्मूला जिसको समझिए एक ऐसी जड़ी है जो इन तानाशाहों की नींद हराम कर दी है। ईवीएम मशीन के बारे में आप क्या वो सोचते हैं? सारी ईवीएम मशीन अपने आप ठीक हो जाएगी, खाली पीडीए ठीक हो जाए तो। ईवीएम मशीन ठीक है? वो बेठीक भी रहेगी तो ठीक कर देगा पीडीए उसको। नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जी हमने समय कहा समय ना, पर समय पर सवाल हमने उठाते हैं कहा ईवीएम ना, मशीन पर। हाँ ठीक है, लेकिन वो ईवीएम लेकिन मशीन, वो आपके गाजीपुर में आकर ठीक हो जाती है। नहीं नहीं, वो ईवीएम मशीन जो है ना वो जड़ी से ठीक हो जाएगी। वो पीडीए एक जड़ी है, उस जड़ी को जब ईवीएम मशीन में सटा दिया जाएगा सब फिगर सही आ जाएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग का योगदान रहेगा उसमें? पूरा रहेगा। है आज जाइए ना, नींद हराम है। अभी जिस तरह से इन लोगों ने सोचा था फायदा उठा लेंगे अरे फायदा क्या उठाओगे भाई? हमसे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि बाबू, भीष्म पितामह तो गंगा के पुत्र थे। हम कहा हाँ। तो कहे कि उनको भी अपने पाप को भोगना पड़ा इसी संसार में। तो जो भी हो, अपने को जो भी समझता हो, जो पाप कर रहा है और महापाप कर रहा है और पाप के ऊपर भी पाप कर रहा है, वो अगर समझता है कि
हमें नहीं भोगना है पाप को, तो उसको भी दंड भोगना होगा, उसको भी दंड मिलेगा। अभी जितना इन लोगों ने सताया है, जितना कमज़ोर लोगों को, विपक्षियों को जिस तरह से चुन चुन के सताया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, और वाहवाही लूट के सोचा है कि हम उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, हमारा वोट बढ़ रहा है। 10 से 11 वोट, 12 वोट, इससे ज़्यादा औकात नहीं है इस पूरी जमात और कतार और इसकी विचारधारा के लोगों की। 100 में 10 और 12 वोट, बाकी सब कृपालू महाराज ओम प्रकाश राजभर, कृपालू महाराज संजय निषाद, कृपालू महाराज केशव मौर्य, कृपालू महाराज अनपुरिया पटेल और उनके आशीष पटेल, कृपालू महाराज तारा सिंह चौहान, ये सारी इनकी कृपाओं का वोट है। तो वो 2027 में आप लोग बात कर ये लीजिए। सारी इनकी कृपाओं का वोट है। जिस दिन ये उस कतार, समाज जग चुका है और कह रहा है इनसे इस बात को कि जिस कतार में खड़े हो उस कतार से हमारा हक हिस्सा नहीं दिला सकते। उनकी मानसिकता ही गैर बराबरी की है। वहां पर समता मूलक समाज बन ही नहीं सकता। जो गैर बराबरी की बात करता है वहां समानता कैसे हो सकती है? अच्छा, एक लाइटर मोमेंट में एक राजनीति से अलग थोड़ा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप अगर शानदार वक्ता आप हैं, लेकिन आप अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या करते, किस फील्ड में होते? यार, मैं किसान का बेटा हूं, खेती करता और क्रिकेट खेलता। क्रिकेट खेलते आप? हाँ, हम क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलते रहे। क्रिकेट क्या बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? बैटिंग करता था, बैटिंग। ओपनिंग बैट था और स्पिनर बॉलर था। ऑलराउंडर? ऑलराउंडर नहीं थे, लेकिन गेंद फेंकते थे। ऑलराउंडर तो जो पेसर होता है और हीटर होता है वो ऑलराउंडर होता है। मैं स्पिनर था और ओपन बैट करता था। प्रोफेशनली खेलते थे या नहीं, टीम थी हम लोगों की। हम लोग स्टेट लेवल पे गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, इस सब क्षेत्रों में, लखनऊ, कानपुर क्रिकेट खेला है। और हम 14वीं लोकसभा में जब पार्लियामेंट में थे तो पार्लियामेंट से एक टीम इंग्लैंड गई थी। उस टीम में भी मैं था और 3 मैच हम लोगों ने इंग्लैंड में जाके खेला। फिर इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट के मेंबर्स की जो टीम थी, वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 हाउस है, उनकी टीम 3 मैच आकर के इंडिया खेली। जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं राजनीति में भी, और परिवार में भी आपके आए हैं काफ़ी। आपने कभी सोचा कि भाई राजनीति छोड़ देता हूँ, अब मैं किसानी करता हूँ या राजनीति करता भी नहीं हूँ। राजनीति नहीं है ये। हम लोग जब अपने छात्र जीवन में थे तो समाज में जो दिख रहा है तो मन अपने आप इस बात के लिए कहता था कि कमज़ोर के कतार में खड़े हो जाना चाहिए, उसका आंसू पोंछना चाहिए, उसके जख्मों पर मलहम लगाना चाहिए। और यहीं से हमारे उस दौर में हमारी गाज़ीपुर की धरती पर एक महान सपूत ने जन्म लिया था जिसे कॉमरेड सरजू पांडे कहा जाता है। वो 4 बार संसद सदस्य रहे हैं उस सीट से, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं को गुरु मानकर, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा में मैंने सन 1975 से समाज सेवा शुरू की। चुनाव 85 में लड़ा। और 85 में लड़ा तो लगातार 5 बार जीता। और हिंदुस्तान में किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिएगा जिसकी कौम जात की आबादी जहां 10% से भी कम हो, वो 50 साल तक राजनीति में कायम रह सके। राजनीति की बात अभी 1-2 सवाल और करेंगे, उससे पहले मैं छोटा सा एक रैपिड फायर आपके साथ करते हैं। छोटा सा, जल्दी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। आपका फेवरेट कजिन क्या है, मतलब आपका फेवरेट खाना? मैं आपको देखे नहीं होंगे या समझ नहीं पाएंगे, हम लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। बिल्कुल जानते हैं, लिट्टी चोखा, बिल्कुल। तो वो आपका फेवरेट है। यस। आपको अगर एक दिन के लिए किसी और की ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो किसकी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले तो जो
कमज़ोर और अनपढ़ लोग हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके बीच में बैठें, उन्हें संगठित करें, उन्हें शिक्षित करें। मूवी देखते हैं आप? ना, कभी नहीं देखी? बचपन में भी कभी नहीं? रहे होंगे, देखते रहे होंगे। हमें याद है मुगल आजम, और बस इधर की तो बहुत सारी मूवियों को देखा भी नहीं। आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? एक फिल्म आई थी ललकार, वो मैंने देखा था। तो ऑल टाइम फेवरेट आपके कौन है? उसका एक गाना भी मुझे पसंद है। कौन सा? गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, ना जाने कब कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर, ना जाने कब और कहाँ टूट जाए, इसलिए गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। ये आप अपनी ज़िंदगी में भी इसे? जी, मान के चलता हूँ। आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर? हम दिलीप कुमार को मतलब हीरो मानते थे, और अब जब वो रहे नहीं तो बाकी अब इस दौर में हम लोगों ने फिल्मों को देखना भी छोड़ दिया, और उस तरह से देखा जाए तो शाहरुख खान में वो चीज़ दिखती है कि वो कुछ हद तक दमदार अभिनय हमारे करते हैं। जैसे लोगों को भी पसंद है। अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सी पावर चूज करेंगे? सुपर पावर्स से मतलब? सुपर पावर्स जैसे सुपरमैन उड़ सकता है, स्पाइडरमैन जाले फेंक सकता है, उड़ सकता है बिल्डिंग पर इधर उधर। अब हमारी अवस्था 72 इयर्स की है, तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि हमारे समाज में जो अशिक्षा है, तो किस तरह से इन अशिक्षित लोगों को इनके बीच में बैठा जाए और इनका क्लास लिया जाए और इनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए। यानी सुपर पावर आपको ये चाहिए कि जल्दी से सबको एजुकेशन दिला दें? एजुकेशन और वो हालात को समझें, समझ ही नहीं पाते। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कहाँ है? फेवरेट हॉलीडे तो मैं जब भी कभी छुट्टी मनाना होता था तो फार्म हाउस पे चला जाता था। गाजीपुर में है? हाँ, और खेतों में लोगों के साथ काम करता था, अपना ट्रैक्टर चलाता था। आजकल तो ये शहर वाले करते हैं, आपको अगर पता है या नहीं हम पता है? लोग तो एक तरह से छोटा सा कस्बा है और 5-10 किलोमीटर की दूरी पे खेती बाड़ी है, तो बाप दादा प्राचीन जमींदार रहे हैं, तो खेती बाड़ी में आज भी दिलचस्पी। आजकल ये शहरों में बहुत है, जो थोड़ा समृद्ध परिवार से आते हैं वो थोड़ी सी जगह लेते हैं, गांव में फार्म हाउस बनाते हैं, और जब भी समय मिलता है शहरों से तो वो हम लोगों का भी ये है, हमारा है। कोई नया होगा, हम बचपन से मेरे पिताजी जाते करते अपने खलियानों में, हम लोग भी उनके साथ छोटे छोटे जाते थे। आज भी मेरा वही सबसे बड़ा शौक़ है, और सबसे बड़ी पिकनिक वही है कि हम अपने खेतों के बीच में जाएं, वहीं कहीं लिट्टी चोखा बनाएं और वहाँ पर गांव के लोगों के बीच में बैठकर। आप खुद भी बना लेते हैं लिट्टी चोखा? बनाते हैं, सेकाई करते हैं। आता है बनाना? हाँ, खूब अच्छी तरह से। कितनी देर में लिट्टी चोखा बन जाता है? 1.5 घंटा लगेगा। ओके। 1-1.5 घंटा। आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? देखिए, अपनी संतुष्टि, आप कितनी क्षमता से कौन सा काम कर रहे हैं, और जो काम आप करिए उसको पूरी क्षमता के साथ कीजिए, और अपनी पूरी क्षमता से अगर आपने काम कर दिया, रिजल्ट जो भी आया वो आपके बस का नहीं है, आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हमने तो पूरी ताकत लगाया। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं आप? टहलता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि किताबें पढूं, उस वक्त इसी में तनाव को दूर करने की कोशिश। आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है?
मुझे लगता है कि जब कोई, मैं बड़ा संवेदनशील किस्म का आदमी हूँ, जब कोई सताया हुआ आदमी अपनी पीड़ा कहने के लिए आ जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हो जाता हूँ। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा? हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे यादगार लम्हे हैं। एक जो आपको याद आता हो, या 2 या 3 भी आप बता सकते हैं। हमारे गुरु कॉमरेड सरजू पांडे का जब निधन हुआ था तो मॉस्को में थे और रशिया से प्लेन से उनका शव लाया गया और फिर उसे गाज़ीपुर ले जाया गया। तो मैं उनके शव के साथ उनकी शव यात्रा में शामिल था और उन्हें जब चिता पे लिटाया गया तो एक इतना महान नेता जिसने अपनी सारा जीवन गरीबों के दुख दर्द को दूर करने में लगाया और जिसके घर के ऊपर उसके मकान पर प्लास्टर भी नहीं था, उतनी सादगी की ज़िंदगी जीने वाला, जो 4 बार संसद सदस्य रहे, 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, एक आदर्श थे। तो मुझे काफ़ी उनका बिछड़ना काफ़ी खल गया था। अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसा आपने सीखा हो और जो उदाहरण आप दूसरों को देना चाहते हो, ये मैंने ज़िंदगी से सीखा है, ये आपके लिए एक नसीहत है? मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना भी आपके ऊपर कोई ऐसा तूफान आ जाए, कुछ देर के लिए आप गिर भी जाएं, तब भी हिम्मत करके उठ के खड़े हो जाइए और उठ के खड़े होकर के चलने की कोशिश कीजिए। उस तूफान का मकसद था गिरा देना, और अगर आप उठ करके खड़े हो गए तो वो तूफान हार गया, आप जीत गए। इसलिए क्षति की परवाह नहीं करना चाहिए, क्षति तो होती रहेगी। संकल्प आपका होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम विचलित नहीं होंगे, हम खड़े होंगे, हम जब तक अस्तित्व है लड़ेंगे। आप की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय अखिलेश यादव जी। आपने अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों के साथ काम किया है। आपको दोनों में क्या समानता या क्या विभिन्नता नजर आती है? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जोड़ की कोई शख्सियत मुझे दिखाई नहीं देती थी और वो उनका हमारे प्रति इतना लगाव भी था कि मैं उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और बड़े बहादुर इंसान थे, रिस्क लेने वाले इंसान थे, फैसला लेने वाले इंसान थे और इंसाफ के पक्ष में खड़े होकर के बड़े से बड़े निर्णय उन्होंने लिए। जब सारा ज़माना उन्हें बुरा भला कहता था तब भी उन्होंने परवाह नहीं की और हमेशा वो कहते थे कि हमने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत में भाईचारे की रक्षा के लिए फैसला लिया है। वो विचलित नहीं हुए थे और उस शख्सियत के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, वो जिससे बात कर लेते थे उसको फिर वो अपना बना लेते थे। ये है। अखिलेश यादव जी के बारे में कोई बात? अखिलेश यादव दोनों में जी, कोई समानता या विभिन्नता नजर आती है काम करने के स्टाइल में? वही अंश वही है, अब उसमें कौन सा चाहिए, उन्हीं का अंश है। जैसे 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 सोना भट्टी में तपाया जाए तो खरा हो जाता है, वैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तब और आज वो तपते तपते मैं कह सकता हूँ कि अब वो परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, सारी परिस्थितियों को समझ चुके हैं। इतना संतुलित मीडिया के सामने रहकर उत्तर देना और उन्हें निरुत्तर कर देना, प्रश्न करने वालों को निरुत्तर कर देना, और इतने आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं
कि लाजवाब हैं। अच्छा, आपका एक वीडियो एक और मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें निकल के आया कि आपका एक वीडियो और ज़बरदस्त वायरल हो रहा था। आप सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। देखिए, अब महीना कौन सा था ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा ये मानना है और हमारा आपके माध्यम से लोगों को ये बताना है कि जब कोई देश की लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास रखता है तो हमारे देश में यह जो चुनाव है ये एक रास्ता है उस संसद में पहुंचने के लिए, उस विधानसभा में पहुंचने के लिए जो देश को चलाने के लिए कानून बनाती है जी। तो उस संस्था का सदस्य बनने के लिए जब हम चुनाव के मैदान में आते हैं और जब सब लोग अपने रिश्तों की, अपने धर्मों की और अपनी जातियों की उन बंधनों वाली दीवारों को गिरा करके भी आपके अंदर विश्वास व्यक्त करते हैं तो आपका कैरेक्टर भी यही होना चाहिए कि किसी मोड़ पर उनको ये एहसास न हो कि अगला व्यक्ति जो मेरा हीरो था, जिसे मैंने अपनी जात को, समाज को, धर्म को, सबको छोड़ करके उसको अपना विश्वास का केंद्र बनाया। अच्छा, इसीलिए हम देखते हैं समय समय पर आप कभी बुढ़िया माता जी के मंदिर में नजर आते हैं, कभी मंदिर के बाहर में चुनरी ओढ़कर नजर आते हैं। ये एक सिद्ध पीठ है हथिया राम बाबा। ये हथिया राम बाबा की जो सिद्ध पीठ है, मुगल काल में भी 250 बीघा जमीन उस सिद्ध पीठ को दी गई थी। वहाँ जो इस समय पीठाधीश्वर हैं स्वामी भवानी नंदन यति जी, वो महामंडलेश्वर भी हैं और बहुत पहुँचे हुए संत भी हैं। तो उनके यहाँ जाता हूँ, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। उससे पहले स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी महाराज जो द्वारिकाधीश मंदिर बीरपुर के पीठाधीश्वर थे और एक महान संत इस देश में जिसका नाम लगभग सभी जानते हैं, देवरहवा बाबा, तो वो देवरहवा बाबा के गुरु भाई थे। तो मैं उनसे प्रभावित था, स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी महाराज से। और हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, याद रखिएगा मैं 5 बार विधायक रहा जिसमें 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक था। याद रखिएगा कि मेरे गुरु कॉमरेड सरजुग पांडे महान कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले मैं पहले द्वारिकाधीश के मंदिर जाता था, स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी महाराज से आशीर्वाद ले करके तब नामांकन दाखिल करने जाता था। तो मैं फिर लगे हाथ एक सवाल और पूछ लेता हूँ, हम यहाँ वाइंड अप करने वाले थे क्योंकि मंदिर मस्जिद की बात यहाँ पर आ गई है। तो आजकल एक बड़ी होड़ चीज़ चल पड़ी है और इसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर, इसे लेकर तमाम बातें हो रही हैं। जगह जगह पर ये देखिए, कहा जा रहा है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, उसे लेकर तनाव भी पैदा हो रहा है। हर विषय पर हर आदमी को नहीं बोलना चाहिए और तब और नहीं इस पे बोलना चाहिए जब आरएसएस के संघ चालक ने स्वयं इस विषय पर बोल दिया, बिल्कुल खुल करके बोल दिया कि हर मस्जिद में शिवालय तलाश करने की जरूरत नहीं। खुल करके बोल दिया कि अयोध्या के राम मंदिर के घटना के बाद कुछ लोगों को लगता है कि हम नए नए मुद्दे रोज़ जन्म दें और जल्दी से हम नेता बन जाएं धर्म के, अपने को किसी धर्म का नेता बन जाएं, और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो जब आरएसएस के सरसंघ चालक खुद इस बात पर अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं, मैंने अपने इंटरव्यू में उनके इस मत का वेलकम किया था, स्वागत किया था। तो उस पर और कोई कमेंट हमारे जैसे आदमी की औकात के बाहर है कि अब हम करें। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब समाज सेवा में और राजनीति के क्षेत्र में आए, हम दूसरों से भी नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर आप लोगों को इकट्ठा करिए। तो हमें भी वो कैरेक्टर निभाना चाहिए, हमें हमारे अंदर भी वो कैरेक्टर होना चाहिए। कुछ लोग हैं हमारे में जो
अपने नीचे की ज़मीन इतनी जरखेज़ है कि वो चाहे जो कुछ दुनिया में उनके वक्तव्यों से खुशबू या बदबू फैले, वो तो महफूज हैं, ये है उनका। लेकिन ये सोचना चाहिए कि वो वैसी मट्टी सारे देश की तो नहीं है। सारे देश की मिट्टी, आप अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए जैसे चने का कैरेक्टर है, इस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए। हम लोग राजनीति के फील्ड में हैं और जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम इमाम नहीं चुने जाते, हम मुअज्जिन नहीं चुने जाते कि आप अजान दोगे मस्जिद में या आप नमाज पढ़ाओगे मस्जिद में। हमें मुफ्ती नहीं बनाया जाता कि हम शरई मसलों पे फतवा देंगे। हमें एक लीडर चुना जाता है, हमें अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो जो लोग हमें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उनके दिल में भी तो हमें उतरने लायक बनना चाहिए। मेरा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। यानी आप जो आरएसएस के सरसंचालक हैं मोहन भागवत जी, जिन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म का नेता बनने के लिए ये सब कुछ चला रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर, उनसे हमें बचकर रहना है। नहीं, ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमने कहा हम आरएसएस के नेता के इस बयान का वेलकम करते हैं, समर्थन करते हैं। और हम ये भी चाहेंगे, हम तो ये भी चाहेंगे कि अपने आप को सेकुलर कहने वाले हर व्यक्ति को ऐसे बयान को वेलकम करना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इस बयान को वेलकम करना चाहिए। आप देख लीजिए, कुछ फैसले लिए जाते हैं ऊपर से और कुछ फैसले ज़मीन ले लेती है। कुंभ में एक तरफ ऐसा फैज़ा बनाई गई कि कहीं मुसलमान नज़दीक भी न फटके, कैसा माहौल बनाया गया 2-3 महीने। और इस दुर्घटना के बाद हालात ये हो गए कि जब बड़े बड़े कैंप बंद हो गए थे, तब इमाम बाड़े और मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए और उनको वेलकम किया गया कि आइए आप मस्जिदों में पनाह लीजिए, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, भोजन भी कराएंगे, आराम करने की जगह भी देंगे, ओढ़ना बिछौना भी देंगे और आपकी सेवा भी करेंगे। ये एक बेनज़ीर काम था। ये किसी ने फतवा नहीं दिया था और ये किसी की तकरीर से नहीं हुआ था। ये ज़मीन का फैसला था। ये देखा, हम सबने देखा ये कि इंसानियत का फैसला था। तो अभी भी ज़मीन में अच्छाई और बुराई को समझने वाले लोग हैं और ऐसे ही हालात मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हालात यही अगर बने रहे तो कितनी भी कोशिश कर ली जाए, नफ़रत की फ़िज़ा बनाने के लिए कितनी भी आग लगा ली जाए, ये भारत, ये हिंदुस्तान, ये सबका है। इस फुलवारी में आप कीटनाशक मत डालो। ये फुलवारी हर रंग के फूलों से सजी हुई है, इसीलिए इसकी रौनक है। ये बादल छट जाएंगे, एक नया सवेरा आएगा जिसमें ये नफ़रत की फ़िज़ा अपने आप, न ये फ़िज़ा फैलाने वाले अपना अस्तित्व बचा पाएंगे और न इनकी व्यवस्था अस्तित्व में रह जाएगी। अफजल अंसारी साहब, आपने समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद अफजल अंसारी साहब, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। नमस्कार, आदाब।